अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का मेरा लेक्चर है एंशंट ग्रीक लिटरेचर की बैकग्राउंड पे। हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न लिटरेचर है इसकी बेस हमें या इसकी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीक लिटरेचर में मिलती है। तो आज हम इसका स्टार्ट लेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीक जो हैं उनको ग्रीक्स को सब वो ये मिथ्स स्टोरीज़ ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर का जो वर्क है वो प्रोड्यूस किया है। जो पहले ग्रीक राइटर थे वो क्या करते थे कि लॉन्ग एपिक्स लिखते थे, रोमांटिक पोइट्री लिखते थे और दुनिया की हम कह सकते हैं मशहूर जो स्टोरीज़ हैं वो भी हमें ग्रीक्स में मिलती हैं। तो अगर हम पोइट्री की बात करें तो जो ग्रीक्स की राइटिंग थी उनमें सबसे पहले जो पोइट्रीज़ के दो हम कह सकते हैं दो बुक्स हमारे सामने आती हैं, दो मास्टरपीस आते हैं। वो द एलियड एंड ओडेसी है जिसे होमर ने लिखा था। मोस्ट एपिक्स जो हम देखते हैं उनकी तरह ये दोनों जो पोइम्स हैं ये एपिक पोइम्स थी और ये जो थी ग्रेट हीरोज़ के डीड्स को बताती हैं। और इन एपिक्स में बताया गया है कि ये जो हीरोज़ हैं ये ट्रोजन वॉर में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इस वॉर में क्या है कि जो ग्रीक्स हैं ये वॉर ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बिटवीन होती है, ठीक है। और ट्रोजन्स कौन है? जो ट्रॉय के रहने वाले लोग हैं। यानी कि इलियड और ओडेसियस जो हैं ये हमें हीरोज़ के जो हैं डीड्स के बारे में बताती हैं। उन हीरोज़ ने जो है ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ट्रोजन वॉर ग्रीक्स और ट्रोजन्स के दरमियान हुई और ट्रोजन्स कौन थे? वो लोग जो कि ट्रॉय में रहते थे और ट्रॉय एक सिटी का नाम है। अच्छा जी, अगर इलियड और ओडेसियस को आपने पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी हो जाएगी कि एपिक्स जो एंशंट थी वो किस तरह से लिखी जाती थी। तो जो इलियड है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने ऐड भी किया है। ये हमें स्टोरी बताती है लास्ट ईयर ट्रोजन वॉर के। ये फोकसेस करती है या फिर इसमें ज़ोर दिया जाता है किस चीज़ पर? ग्रीक्स के डीड्स पर। स्पेशली इसमें ये जो आप इलियड पढ़ते हैं इसमें अकिलीज़ के बारे में बात की गई है। वो बहुत बड़ा वॉरियर था, जंगजू था और इसके बीच में एक ग्रेट डिटेल्स में बैटल का जिक्र किया गया है जो ट्रॉय और ग्रीक्स के दरमियान हुई। यानी ग्रीक्स और ट्रॉय वाले आपस में एनिमीज़ थे। इनके दरमियान जो जंग हुई है और उसकी स्टोरी जो है यहाँ पर बताई गई है। ख़ास तौर पर ये स्टोरी जो है लास्ट ईयर के बारे में है ट्रोजन वॉर के। और इसमें जो हीरो है हमारे सामने वो अकिलीज़ है। उसके बाद ये भी बात है इलियड की। ओडेसी की बात करें तो ओडेसियस उसमें हीरो है। और जब वो रास्ते में होता है जंग ख़त्म होने के बाद वापस घर आ रहा है ना, तो रास्ते में हम देखते हैं कि 10 साल बाद जब वार ख़त्म होती है तो रास्ते में जो उसको ऑब्स्टेकल्स या तकलीफ़ें आती हैं उसके ऊपर बेस करती हुई ये नज़म है ओडेसियस, ठीक है। एक रिज़मिया नज़म है, एपिक पोएम है। और इसके अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ओडेसियस में हम देखते हैं ना कि वहाँ पर ओडेसी जो है वो इसमें उसको सामना किस किस्म के ऑब्स्टेकल का करना पड़ता है? सायरन, जो एम्बुलेंस का सायरन होता है बिल्कुल इसी तरह से वो सायरन होती हैं। और आप ये समझें कि ये मॉन्स्टर्स होती हैं और ये लोगों को खा जाती हैं। इनकी आवाज़ें इतनी दिलचस्प होती हैं कि लोग जब इनकी बात सुनने के लिए जाते हैं तो ये उनको खा जाती हैं। तो ये अपने जो क्रू मेंबर होते हैं उनके कानों में पिघला के वो डाल देता है वैक्स कह लें। और अपना जो है अपने आप को कहता है कि मुझे ना मास्ट के साथ बांध दे शिप के। कहता है अगर मैं जितना भी कहूँ ना आपने मुझे नहीं खोलना। तो वो यही बात होती है, वो गाना गाती है, ल्यूर करती है, लेकिन ये चूँकि बंधा होता है तो ये फिर बच जाता है। और उसके अलावा जो कार्थेज में क्वीन ऑफ डिडू का हम जिक्र पढ़ते हैं वो भी ओडेसियस से रिलेटेड है। तो इसके लिए ये है कि आप एपिक्स पोएम को सेपरेटली देख लीजिएगा क्योंकि इस तरह से फिर लेक्चर जो है वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, इसलिए फिर वो अलग पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, होमर की पोएम्स जो हैं इन्होंने बाद में आने वाले राइटर्स को इतना इन्फ्लुएंस किया कि आप देख सकते हैं कि बहुत से राइटर्स जो हैं उनकी उन्होंने अपनी स्टोरीज़ या अपनी किताबें लिखने से पहले जो है इनकी एपिक्स के वर्क्स को पढ़ा जो होमर ने लिखी थी। अच्छा जी इलियड और ओडेसियस जो होमर ने लिखी हैं ये एडवेंचरस टेल हैं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी बल्कि उस ज़माने में जो तालीम थी उसका भी आप कह लें मरकज़ थी। यानी कि वहाँ पर स्कूल्स में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और लोग क्या करते थे उस ज़माने में कि लंबे लंबे पोइम के पैसेजेस को ज़ुबानी याद कर लिए करते थे। और होमर को एडमायर किया जाता था, इसके हीरोज़ को लोग आपस में डिस्कस करते थे या बताते थे। और जो
हीरोज़ थे ना, उनको सिंबल समझा जाता था ग्रीक हिस्ट्री की, यानी कि ग्रीक हिस्ट्री जो थी वो इनके नाम से ही मशहूर थी। होमर की जो पोएम्स हैं इन्होंने बाद वाले राइटर्स को इंस्पायर किया, उन्होंने इनके राइटिंग स्टाइल को बोरो भी किया, अपनी स्टोरीज़ में भी दिखाया और अपने वर्क्स में भी दिखाया। अब उसके स्टाइल को बोरो करने से मुराद यही है कि होमरिक सिमिलीज़, और आपने वो पढ़ा होगा जॉन मिल्टन को, मिल्टन सिमिलीज़ का जो है आपस में कंपैरिजन किया जाता है। और मिल्टन जो कि ब्लाइंड पोएट थे और लेकिन सलाहियतें उनके पास बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने भी जब अपनी बुक्स लिखी हैं एपिक, तो उन्होंने 12 लिखी हैं, जबकि असल एपिक की जो तादाद है वो 24 है, क्योंकि वो कंसीडर करते थे कि वो होमर से आप कह लें नॉलेज में या विजडम में अपने आप को उससे थोड़ा सा बिलो रखते थे, इस वजह से। तो बाद के जो राइटर्स हैं वो किस तरह से इसको फॉलो करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि होमर की जो सिमिलीज़ हैं और इसकी जो कोटेशन या रेफरेंसेस है बाद के राइटर्स ने यूज़ किए, होमरिक सिमिलीज़ और पैराडाइज लॉस्ट जैसे जॉन मिल्टन ने लिखा है, उसकी सिमिलीज़ का एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो सब जो बाद वाली एपिक, क्योंकि होमर ने भी एपिक पोएम लिखी है और मिल्टन ने भी एपिक पोएम लिखी है, तो बाद में जो पोएम्स लिखी गई हैं उनकी मेन इंस्पायरेशन यहाँ से। आप ये समझें कि ये एक रूट है, आप समझिए कि ये एक बेस है, यहाँ से ही जो है बाकी लिटरेचर जो है वो स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आप ग्रीक इरा को समझ जाएंगे तो बाद वाले इराज में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अच्छा जी, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो लिखा गया वो लिरिकल पोइट्री हमारे सामने आ रही है। अभी हमने देखी ना एपिक पोएम्स के अलावा यहाँ पर लिरिकल पोइट्री लिखी गई है। लिरिकल पोइट्री जो है वो एक लायर इंस्ट्रूमेंट था, उसके ऊपर आप कह लें कि पोइट्स जो थे वो पोएम्स को गाते थे और वहाँ से ये लिरिक वर्ड निकला। आजकल लिरिक्स किनको कहा जाता है, ये जो सॉन्ग्स के वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो फेमस पोएट्स को अगर हम देखें ग्रीक्स में, तो वहाँ पर फेमस लिरिकल पोएट जो थे वो लिरिकल पोएट्स में अगर वैसे हम देखें ना तो वहाँ पर एक फ़ीमेल का नेम आता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोएट्स आपको मिलेंगे ग्रीस में, ठीक है, जो कि मेन थे, लेकिन जो मशहूर हुई हैं ना लिरिकल पोएट्री की वजह से वो एक फ़ीमेल औरत हैं, फ़ीमेल सॉरी पोएट हैं, और फ़ीमेल पोएट हैं और उनका नाम है सैफो। और इनकी पोएम्स इमोशनल थी, ब्यूटीफुल थी। इनकी ज़्यादातर पोएम जो थी लव और रिलेशनशिप के बारे में थी, और इनके लव और रिलेशनशिप विद हर फ्रेंड्स और फैमिली। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये लव और डिज़ायर की एक सिंबल बन गई थी, ख़ास तौर पर वो लव और डिज़ायर जो कि टू फीमेल्स के बिटवीन होता है। और इंग्लिश में जो वर्ड सैफिक है और लेस्बियन है वो इससे ड्राइव किया गया, क्योंकि सैफिक जो है वो सैफो टाइप लव के लिए, और लेस्बियन जो है ये लेस्बो इनका आइलैंड था जहाँ पर ये रहती थी, उसके नाम से जो है आगे इंग्लिश में चला। तो हमने भी देखा है कि मेन जो पहले पोएम्स लिखी गई हैं वो एपिक पोएम्स हैं जिसे होमर ने लिखा। उसके बाद हमने लिरिकल पोइट्री को देखा है कि ये कैसी होती है। लिरिकल पोइट्री में हमारे पास जो नाम आया वो सैफो का आया है, पोइट्स और भी थे लेकिन सैफो जो है वो मशहूर है यहाँ पर। उसके बाद ग्रीक इरा में आप देखें जी, फैबल्स के हवाले से हम देखेंगे कि आर्शप का नाम आता है। फैबल्स क्या हैं जी, जिनमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और एंड पे ये स्टोरी जो है एक मॉरल लेसन देती हैं। तो फैबल्स को आप समझना चाहें तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में ना आपकी मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एनिमल्स इंसानों की तरह बात कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर आपको वो याद होगी आंट और ग्रास ऊपर की टेल आपने पढ़ी थी, या आपने ट्रोटाइज और हेयर के बारे में पढ़ी थी कि वो एक रेस लगाते हैं, और फिर उससे आपको एक लेसन भी सिखाया गया था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। और फिर इसके अलावा द बॉय हु क्राइड वुल्फ, ये भी आपने पढ़ी हुई है। तो ये आपको पता है कि इस स्टोरी के अंदर एक लड़का होता है जो दूसरों के साथ मजाक करता होता है, फिर एक दिन सच में क्या होता है कि वुल्फ आ जाता है। तो ये सारी जो फैबल्स हैं ये फैबल्स कहलाती हैं, जिसमें एनिमल कैरेक्टर हैं लेकिन एंड पे आपको एक मोरल लेसन प्रोवाइड किया जाता था। अब देखिए आपकी ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आप फैबल्स पढ़ते हैं इनकी बेस आपको आइसप में मिलती है, और आइसप का लिंक कहाँ से, ग्रीक इरा से है। अच्छा जी, ग्रीक इरा को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो पहले हम क्लासिकल पीरियड्स वाली पढ़ेंगे ना स्लाइड, इसके बीच में ना सारों का मिक्स किया हुआ है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये देख लेते हैं कि जो हमारे सामने ग्रीक इरा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेजरली। यहाँ पे प्री क्लासिकल टाइम है, क्लासिकल टाइम है और हेलेनिस्टिक है, यानी कि ग्रीक इरा जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अच्छा जी, यहाँ पर उसका एक मिक्स करके इस इरा को थोड़ा सा बताया गया, उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लासिकल जो
पीरियड को अगर हम देखें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, प्री क्लासिकल, क्लासिक और हेलेनिस्टिक। प्री क्लासिकल टाइम जो है उसमें आप होमर की इलियड और ओडेसियस को देखेंगी। क्लासिकल टाइम में आप देखेंगी नोटेबल जो फ़िलासफ़र हैं, सुक्रेटिस हैं, प्लाटो है, अरिस्टोटल है। सुक्रेटिस जो हैं इन्होंने इनके डायलॉग्स मशहूर थे और इन्होंने टीचिंग की कुछ थ्योरीज़ हम कहते हैं वो दी थी, जिस तरह से कि स्टूडेंट्स को इनका ये मानना था कि स्टूडेंट्स को खुद जवाब देने के बजाय उनसे क्वेश्चन करके उन्हें चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई जाएँ, तो ये इन्होंने टीचिंग मैथडोलॉजीज़ कुछ इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद अगर प्लाटो की बात करें तो प्लाटो जो है इनके वर्क के अंदर हमें सुक्रेटिस के आइडियाज़ नज़र आते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म और आइडियाज़ इन्होंने दी। इसके अलावा प्लाटो ने किताब लिखी थी रिपब्लिक, जिन्हें आगे आप एरिस्टोटल का नाम देख रहे हैं, इन्होंने रिजेक्ट किया था, ये इनके स्टूडेंट थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लाटो जो है इन्होंने अपनी जो किताब थी द रिपब्लिक, उसके 10th चैप्टर में जो पोइट्स थे ना उनको बैनिश किया था, और उस अरिस्टोटल ने ना अपनी बुक के अंदर पोइट्स को फेवर दिया है, ठीक है। इस तरह से हम इन लोगों को यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद बैजेंटीनी लिटरेचर को अगर देखें तो बैजेंटीनी लिटरेचर जो है ये बैजेंटीनी एम्पायर से आप इसको समझें, ये 2 हिस्सों में डिवाइड थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न एम्पायर कोलैप्स कर जाती है और ईस्टर्न एम्पायर 400 से 500 साल तक आगे चलती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर फेमस चीज़ देखें तो क्रॉनिक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ। प्री क्लासिकल टाइम को देखते हैं जी, हमारे पास सामने आ रहा है, डेट आपके सामने मेंशन की गई है। अच्छा, प्री क्लासिकल टाइम क्या था? जितना भी ग्रीक लिटरेचर था वो सारा ओरल था, ठीक है, सुना के आप कह लें कि आगे जाने वाला। राइटिंग कुछ हद तक इंट्रोड्यूस थी यहाँ पर, लेकिन उसका ना अथेंटिक यूज़ नहीं था, वो बाद में हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो बिज़नेस के लिए आप कह लें या कुछ इम्पोर्टेंट कामों के लिए इसको यूज़ किया जाता था। अभी तक यही ट्रेंड था कि सुनते सुनाते लोग टेल्स को आ रहे थे। ग्रीक जो थे इन्होंने पोइट्री को क्रिएट किया सबसे पहले। जब हम लिटरेरी पर्पसेस के लिए देखते हैं, ग्रीक क्रिएटेड पोइट्री बिफोर मेकिंग यूज़ ऑफ राइटिंग फॉर लिटरेरी पर्पस। तो जो इन्होंने प्री क्लासिकल टाइम में पोइम्स लिखी हैं ना ग्रीक्स ने, प्री क्लासिकल टाइम पहला टाइम है, तो इसमें वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ़ क्या थी कि वो गाई जाती थी। और फिर उसके बाद जो हैं ज़्यादातर जो नज़में थी वो जो उस टाइम ओरली सुनते सुनाते थे या गाते थे, और इवन हम देखते हैं पैसेजेस को लोग याद भी कर लेते थे नज़मों के। उनमें मिथ्स पे, लेजेंड्स पे बात की जाती थी। और जो पोइम्स होती थी वो फोक टेल जिन्हें हम कहते हैं, लोक कहानियाँ और कुछ मजहबी आप कह लें कि इनकी कहानियाँ होती थी, ठीक है। और ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ जो थी यहाँ पर प्री क्लासिकल टाइम पीरियड में हम पढ़ रहे हैं कि 600 बीसीज़ में सामने आती हैं। अच्छा जी, ग्रीक लिटरेचर में अगर हम देखें प्री क्लासिकल टाइम में, तो होमर ने इलियड एंड ओडेसियस लिखी है और इसकी कंपोजिशन डेट वेरी की करती है। और फिर इसके बाद जो दीज वर्क वर फिक्स्ड अराउंड 800 बीसी और लेटर। तो जो इनकी ये डेट बताई जा रही है वो 800 बीसी या और आफ्टर या बाद की है। अगर इसके अलावा यानी कि प्री क्लासिकल टाइम पीरियड में होमर ने इलियड और ओडेसियस को लिखा है। पोइम्स लिखी जाती थी और पोइम ज़्यादातर जो थी रिलीजियस पोइम लिखी जाती थी या फोक टेल जो थी उनका हिस्सा होती थी, ठीक है। और फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि पोइम्स जो थी उनमें मिथ्स के ऊपर फोकस किया जाता था और ऐसे लेजेंड्स के ऊपर फोकस किया जाता था कि जो कि फोक टेल का हिस्सा होते थे। अच्छा जी, पोइम्स को लिखा और पोइम्स में हमारे सामने होमर की इलियड एंड ओडेसियस आ रही हैं। इसके अलावा अगर एक और प्री क्लासिकल टाइम पीरियड में राइटर को हम देखें तो हेजियड हैं, ठीक है। उन्होंने वर्क्स एंड डेज एंड थियोगनी लिखी है। ये हमारे सामने आ गया प्री क्लासिकल टाइम, जो कि पोइट्री से भरा हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम उसके बाद हम क्लासिकल एज को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें आप देखेंगे इतने ज़्यादा न्यू जॉनरास लिटरेचर के इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए इसे गोल्डन एज भी लिटरेचर की कहा जाता है। इसमें अब जॉनरास जो आपके सामने आते हैं, लिरिकल पोइट्री या ओड्स हैं, पेस्ट्रल हैं, एलिजीज हैं, एपिग्राम्स हैं, ड्रामेटिक कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्रीज, रेट्रिकल
रेट्रिकल एंड फिलोसॉफिकल डायलेक्ट्स जो हैं इसमें लिखे गए हैं। अच्छा जी, अब क्लासिकल टाइम पीरियड में अगर हम पोइट्स की बात करें तो सफ़ो और पिंदार हमारे सामने आ रहा है, और हंड्रेड्स ऑफ ट्रेजेडीज़ जो लिखी गई हैं और परफॉर्म की गई थी इस टाइम पीरियड में, ट्रेजेडीज़ बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर हम ट्रेजेडी राइटर्स को देखें इस टाइम पीरियड में कौन से हैं, तो वो स्काइलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज़ बहुत मशहूर हैं। आप सोफोक्लिस की ट्रेजेडी इडिपस रेक्स जो है उसको सुन सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म की ट्रेजेडीज़ लिखी जाती थी। अच्छा, ट्रेजेडी के बाद देख रहे हैं ये जो कॉमेडी है, अराउज फ्रॉम अ रिचुअल इन ऑनर ऑफ डायनासिस। कॉमेडी जो है वो एक सेरेमनी होती थी जो कि गॉड डायनासिस के लिए की जाती थी, वहाँ से मर्ज हुई। दीज प्लेज वर फुल ऑफ ऑब्ससिनिटी, एब्यूज एंड इंसल्ट। सर्वाइविंग प्लेज बाय अरिस्टोफेन्स आर अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ कॉमिक प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर कॉमिक राइटर हमने इस एज में देखना हो तो वो अरिस्टोफेन्स है हमारे सामने। अच्छा, ट्रेजेडी जो है ना ये भी किंग डायनासिस के लिए डेक्साम्बिक पोएट्री जो है वो सामने हमारे आती है। ट्रेजेडी जो है ना इसका मतलब होता है गॉड सॉन्ग, ठीक है। डायनासिस जो था ये इनका आप कह लें गॉड था, और उसे खुश करने के लिए हर साल जो ग्रीक थे वो क्या करते थे, एक बकरी ज़िबा करते थे, ठीक है। और उस इसी वजह से उसको गॉड सॉन्ग कहते हैं, ठीक है। और जो ट्रेजेडी है वो यहाँ से इमर्ज होकर आई है, इसी तरह से ये इवॉल्व होती होती अपनी इस फॉर्म में आई है, ठीक है। और पहले ये क्या था कि सिर्फ ओरली ट्रेजेडी को सुनते सुनाते आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें करैक्टर जो हैं वो शामिल होना शुरू हो गए। तो अगर ट्रेजेडीज़ की यहाँ पर बात करें तो क्लासिकल टाइम पीरियड ट्रेजेडीज़ के हवाले से रिच पीरियड है। स्काइलर, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज़, हमारे पास 3 बड़े राइटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर कॉमेडी की बात करें तो अरिस्टोफेन्स का जिक्र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हिस्ट्री की स्टेज में बात करें तो उसमें हेरोडोटस का नाम आता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी हैं ये, और थ्यूसिडाइड्स का नाम आता है। इसके अलावा जो एक्साइनोफोन है उन्होंने हेलेनिका लिखी थी जो कि थ्यूसिडाइड्स के ही काम की एक एक्सटेंशन थी, ठीक है। यानी कि हमारे सामने हिस्ट्री में यहाँ पर 3 राइटर हैं, इसी तरह से ट्रेजेडी में हमारे पास 3 राइटर हैं, और कॉमेडी में एक ही राइटर हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा अगर हम फ़िलॉसफ़ी में देखें ग्रीक टाइम पीरियड में तो 3 फ़िलॉसफ़र हमारे सामने आते हैं, सुक्रेटिस, प्लाटो एंड एरिस्टोटल। इनको इस तरह आप डिवाइड कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रेजेडी 3 लोगों ने लिखी है, कॉमेडी 1 पर्सन ने लिखी है, हिस्ट्री में हमारे पास 3 लोग आ रहे हैं। इसी तरह फ़लसफ़े की अगर बात करें तो उसमें भी 3 आ रहे हैं। इस तरह से क्लासिकल टाइम पीरियड भी हमारा क्लोज़ हो जाता है। हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़िलिप II जो था, इसका बेटे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, इन्होंने जो है अपने फादर की डेथ के बाद जो है बहुत ज़्यादा एरियाज़ कनकर किए। और हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड है जिसमें ग्रीक कल्चर बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। यानी कि हेलेनिस्टिक उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें ग्रीक कल्चर जो है वो फ्लोरिश हुआ या स्प्रेड हुआ, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह कर रहा था। हिंदुस्तान में आप देखें, ईरान में देखें, इस तरह से मुख्तलिफ जो एरियाज़ थे ना ये कनकर कर रहा था। अब चूँकि इसने बहुत ज़्यादा एरियाज़ कनकर किए थे तो ग्रीक कल्चर जगह जगह फैल रही थी, इस वजह से जो है इस टाइम पीरियड को हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड कहते हैं जिसमें ग्रीक कल्चर और हम कह सकते हैं ग्रीक ट्रेडिशन जो है बहुत ज़्यादा फैल रही थी। उसके बाद क्या है जी, ग्रीक पोइट्री जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो आफ्टर द 3rd सेंचुरी BC ग्रीक कॉलोनी ऑफ अलेक्जेंड्रिया नॉर्थ इजिप्ट बिकम द सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर, ठीक है। ग्रीक कल्चर का सेंटर जो है वो ग्रीक कॉलोनी अलेक्जेंड्रिया बनी थी। अच्छा, ग्रीक पोइट्री जो है उसमें अगर हम बात करें ग्रीक टाइम पीरियड में जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसकी फतूहात दूर दूर तक फैल रही थी। और इस टाइम पीरियड में हमने ग्रीक कॉलोनी भी देखी है जो अलेक्जेंड्रिया थी, ये सेंटर बन गया था ग्रीक कल्चर का। और ग्रीक पोइट्री जो है उसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो उसमें थ्यूक्रेटस हैं, कैलिमिचीज हैं एंड अपोलोनस ऑफ रॉड्स हैं। इनका आप नाम याद रख सकते हैं। ये जो यहाँ पर नाम आ रहा है थ्यूक्रेटस का, इन्होंने पेस्टल पोइट्री लिखी थी। उसके बाद हमारे सामने आ रही है नाम अ टाइप डेट द रोमन वर्जर मास्टर इन हिज एक्लॉग्स, यानी कि रोमन जो पोइट था वर्जल, उसने मास्टर था अपने एक्लॉग्स में। और यहाँ पर थ्यूक्रेटस की बात की गई है कि जो 310 से 250 BC तक रहा, और ये क्रिएटर था पेस्टल पोइट्री का। और पेस्टल पोइट्री उस पोइट्री की टाइप है जिसे रोमन
वर्जल ने अपने एक्लॉग्स में बयान किया है। अच्छा जी, ड्रामा जो है प्रेजेंट किया गया बाय द ड्रामा जो है इस टाइम में प्रेजेंट किया गया था बाय द न्यू कॉमेडी ऑफ विच मिनांदर वाज द प्रिंसिपल एक्सपोनेंट। ड्रामा जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है न्यू कॉमेडी के फॉर्म में, जिसका मिनांदर जो है वो प्रिंसिपल एक्सपोनेंट के तौर पर दिखाया जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल अगर हम देखें इस पीरियड में तो वो सेप्ट्यूजाइंट है। ये ट्रांसलेशन है ओल्ड टेस्टामेंट की, ठीक है। ये हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड में की गई है और ये काम जो है अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, जो कि सेंटर था ग्रीक कल्चर का, और ये कंप्लीट हो जाता है 2री सेंचुरी BC में। अच्छा जी, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना ये यहूदियों से रिलेटेड है, जूस से। न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों से रिलेटेड है, यानी कि ईसाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी इस एज में उनका ये वाला काम हुआ है। तो हेलेनिस्टिक पीरियड वो टाइम पीरियड जब ग्रीक कल्चर फैला, ग्रीक कल्चर का एक सेंटर आप देख रहे हैं बन गया था, अलेक्जेंड्रिया उसका नाम था। फेमस जो हमारे सामने यहाँ पर पोइट्री आ रही है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है थ्यूक्रेटिस, कैलिमेचीज एंड अपोलोनस ऑफ रोदास का। और जो पेस्ट्रल पोइट्री थ्यूक्रेटिस ने लिखी थी वो बिल्कुल इसी टाइप की थी जो रोमन वर्जल ने लिखी थी। और ड्रामा जो था उसे प्रेजेंट किया गया न्यू कॉमेडी की फॉर्म में, जिसका आप प्रिंसिपल एक्सपोनेंट समझे तो वो मिनांदर है। अच्छा जी, ग्रीक लिटरेचर लाइव्स इस स्लाइड में क्या है। एंशिएंट ग्रीक जो राइटर्स थे उसमें आपने पढ़ा है अभी के होमर था, सफो, ये आपने पढ़ी है, एक फ़ीमेल जो हैं वहाँ पर लिरिकल राइटर पोइट हैं। एंड आयसप आपने पढ़ा है, फेबल्स लिखता था। ये अभी तक उन्होंने बताया कि आज के दिन में भी ये ज़िंदा हैं। ज़िंदा रहने से ये मुराद नहीं कि ये भी ज़िंदा हैं, मुराद ये कि इनके काम अभी तक अलाइव हैं। ग्रीक लिटरेचर जो मॉडर्न लैंग्वेज और आर्ट में आपको नज़र आता है, क्योंकि आप आयसप की किताबों उसकी जो स्टोरीज़ हैं उसको अभी भी पढ़ रहे हो ना, इसीलिए। अच्छा, इसके बाद लैंग्वेज की अगर बात करें, ग्रीक जो थे इनका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ किताबों के स्टोरीज़ की हद तक है या सिलेबस के हद तक है, बल्कि आप देखें कि लैंग्वेजेस में बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं। जिस तरह ओडेसी है, तो जब किसी लॉन्ग जर्नी की बात की जाए तो ओडेसिस का जिक्र किया जाता है। इस तरह से जो वार ऑफ ट्रॉय में ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट है, वो जो वहाँ पर उन्होंने हॉर्स बनाया था ताकि जो है धोखा दिया जा सके दुश्मनों को। तो बाद में उसके भी उन्होंने ये समझा था कि शायद गॉड ने हमारे दुश्मनों को शिकस्त दे दी है, और जो है वो उस जो लकड़ी का घोड़ा था उसे अपनी जो वहाँ पर उनका कह लें किला था उसमें एंटर कर लिया था, और उसमें अकिलीज़ और उसकी फ़ौज छुपी हुई थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने इन पर हमला किया और जो है अपने दुश्मनों को शिकस्त दी थी। तो अब वहाँ पर जो ट्रोजन वार में अगर हम देखें तो वो जो ट्रॉय है, उस वर्ड को आप अगर देखें तो वो जो वार ऑफ ट्रॉय में ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट है, वो ट्रोजन हॉर्स के नाम से ना एक वायरस भी इन्वेंट हुआ, ठीक है। वो कोरोना वायरस जैसा नहीं, कंप्यूटर के एक वायरस का नाम है। अच्छा, लंबी जर्नी की अगर बात की जाए तो डेसिस का नाम लिया जाता है एक लॉन्ग जर्नी को दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी जो सफ़र था ना बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा ट्रायल से भरा हुआ था, इस वजह से। इसी तरह टाइटन्स जो है वो आपको पता है कि बड़े बड़े पावरफुल गॉड थे, तो जब किसी बड़ी चीज़ का जिक्र करना हो तो टाइटन वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सी प्लेसेस जो हैं मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड टुडे आर आल्सो नेम्ड आफ्टर ग्रीक मिथ्स, यानी कि बहुत से प्लेसेस के नाम जो हैं वहाँ से ग्रीक मिथ से ही लिए गए हैं। एथेंस का नाम जो है एथिना से है। एथेंस वही है जहाँ पर 3 फ़िलासफ़र अभी हमने ऊपर देखे हैं कि रहते थे, और एथेंस वालों के स्पार्टा वालों के आपस में लड़ाई रहती थी। तो एथेंस का नाम एथेना से है। गोडेसेस ऑफ विजडम थी। अफ्रीका की एटलस माउंटेन जो है उसका नाम जो है वो एक जाइंट से आया था, ठीक है, जिसके बारे में ये समझा जाता था कि उसने जो है आसमान को कंट्रोल किया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा जी, नेम ऑफ एजेंसी, जो एजेंसी है इसका नाम जो है एजिस से आया है। ये भी एक लेजेंडरी ग्रीक किंग था। इसी तरह यूरोप का हम नाम सुनते हैं तो एक प्रिंसी थी यूरोपा, वहाँ से आया। यानी कि ग्रीक में लफ्ज़ थे जिनको आज भी हम अपनी लैंग्वेज में सुनते हैं, देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इवन वो बता रहे हैं
के जो स्पेस में हम ये जिस तरह से हम पढ़े होते हैं प्लैनेट्स को, इनके नाम भी जो हैं ये यहाँ से निकाले गए। फॉर एग्जांपल जुपिटर्स मून लू वाज नेम्ड आफ्टर गोडेसिस डॉटर, यानी कि जो है यहाँ पर जुपिटर मून जो है इसका नाम जो है एक गोडेसिस की डॉटर के नाम से रखा गया। लिटरेचर और आर्ट्स को यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ग्रीक मिथ जो हैं इन्होंने ना सिर्फ जो है हमारी लैंग्वेज की वोकैबलरी को इंस्पायर किया, बल्कि ग्रीक मिथ जो हैं इन्होंने आर्टिस्ट को कई सेंचुरी तक इंस्पायर किया। ग्रीक पेंटर्स और जो इनके स्कल्पचर थे इनको यूज़ किया गया एक सब्जेक्ट के तौर पर। अच्छा जी, जो ग्रीक पेंटर हैं एंड जो वहाँ पर जो स्कल्पचर बनाने वाले थे उन्होंने यूज़ किया वो जो वहाँ के गॉड्स और हीरोज़ थे अपने काम का एक सब्जेक्ट, अपने काम में उनको एक सब्जेक्ट के तौर पर उन्होंने रखा है, ठीक है। यानी कि वो जो ग्रीक से हीरोज़ वगैरह थे उनको जो पेंटर्स हैं या स्कल्पचर बनाने वाले हैं उन्होंने यूज़ किया वहाँ के गॉड्स और हीरोज़ का। अक्सर आप पिक्चर्स में भी देखते हैं, मुजस्समा साजी में भी देखते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। फिर क्या है जी, राइटर जो हैं वो जो एंशिएंट स्टोरीज़ हैं उनको बार बार बताते हैं, इवन मॉडर्न टाइम्स में भी। जिस तरह से यूलिसिस जो है इस नाम से जो है और भी वर्क्स लिखे गए हैं, और मूवी मेकर जो हैं उन्होंने इनकी स्टोरीज़ को बारो किया, यानी कि ये जो इलियड और ओडेसियस हैं इनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। अच्छा जी, इसके बाद हेरक्लिस जो उन्होंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया कि सब्जेक्ट है बहुत से मूवीज़ का। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये चीज़ें ना सिर्फ एक मखसूस फ़िल्म के रेंज तक रखी गई हैं, बल्कि जो वाल्ट डिज़नी कार्टून है उनमें भी इन चीज़ों को आप देखेंगे। मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस आल्सो कॉमन इन टुडेज पॉपुलर कल्चर। यहाँ पर क्या बात की गई है, बताया गया कि ये जो मैथोलॉजिकल रेफरेंस है ये ना सिर्फ उस ज़माने में इम्पोर्टेंट थे बल्कि आज के कल्चर में भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सी जो टीम स्पोर्ट्स हैं उनके नाम में आप देखेंगे कि उन्होंने जो हैं इन यहाँ से वर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, लाइक टाइटन्स और ट्रोजन्स। और इसी तरह से बिजनेस के अंदर कुछ इमेजेस और सिंबल्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग में ग्रीक से ही जो हैं वर्ड्स लिए गए हैं। अक्सर बता क्या, इन सारी बातों का मकसद यही है आपको बताना कि ग्रीक्स जो हैं वो सिर्फ कहानियाँ या किताबें लिखने तक नहीं थे, उन्होंने आने वाला जितना भी वेस्टर्न लिटरेचर था उसको इन्फ्लुएंस किया और वो यहाँ से ही रूट्स लेकर आया। और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है आपको कि ना सिर्फ उन स्टोरीज़ में या किताबों में सिलेबस में, बल्कि इसके अलावा जो आप लैंग्वेजेस या वर्ड्स पढ़ते हैं उनमें भी आता है। जिस तरह से वो भी आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर इर्द गिर्द की आप चीज़ें देखें, जैसे नेम ऑफ़ प्लैनेट्स हैं, मंथ एंड डेज़ हैं, जिस तरह से संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, ठीक है। तो ये संडे और मंडे जो है ये भी वहाँ के ग्रीक से ही लिया गया है नाम, ठीक है, वहाँ का गॉड एंड गॉडेसेस के नाम से। और अब ये बात सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बताने के लिए कि काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ जो हैं उनके ओरिजिन आपको ग्रीक में मिलेगी। अक्सर आप वर्ड्स पढ़ेंगे ना तो वो बताया जाएगा कि ये जी ग्रीक से ड्राइव किया हुआ वर्ड है, तो ओरिजिन आपको ग्रीक्स में मिलेगी। अच्छा जी, सम आर्थर्स एंड बुक, कुछ ये बुक्स हैं इनको साथ साथ देख लेते हैं। जैसे प्लाटो को आपने ऊपर पढ़ा ना भी, प्लाटो ने सिम्पोजियम लिखी थी, द रिपब्लिक है, और अपोलॉजीज़ की बुक है, प्लाटोस एलेगरी ऑफ द केव है। एरिस्टोटल की अगर हम देखें, एरिस्टोटल की पोइटिक्स है हमारे सामने, रेट्रिक है उसकी। और इसके अलावा सफोकलीज़ की हम देखें तो द एडिपस प्लेज ऑफ सफोकलीज़, सफोकलीज़ के ये जो प्लेस हैं इनमें बताया गया है एडिपस द किंग, एडिपस एट कैलोनस और एंटिगनी के बारे में, ठीक है, यानी कि ये ट्रायोलॉजी है। स्काइलर्स का आपको बताया गया ओरेस्टिया है, और उसके अलावा अगामेम्नन है। यूरिपिडीज़ का अगर देखें हम, द इलेक्ट्रा ऑफ यूरिपिडीज़ है, यूरिपिडीज़ का हेलन है, द ट्रोजन वुमेन है, और यूरिपिडीज़ का मीडिया भी है। अरिस्टोफेन अगर हम देखें तो कॉमेडी राइटर है, इसकी ये बुक्स हमारे सामने आती हैं। होमर की ये बुक आ गई। और हिस्ट्री के जो राइटर थे, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेजियन वॉर, थ्यूसिडाइज ने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस फिर आपके सामने आती है जो यहाँ पर हिस्ट्री के आर्थर्स हैं उनकी। अच्छा, ये किताबें और इनको मेंशन करने का मकसद यही है, ये आप ज़रूर इनको जो हैं याद रखें, पढ़ें, क्योंकि जो आगे पीपीएससी के पेपर्स
तो पीपीएससी के जो ये काफ़ी स्टूडेंट होंगे यहाँ से जो पीयर होना चाहते हैं बाद में, तो ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं इसकी स्लाइड जो है बीआर मलिक की ही बुक से यूज़ करके डेटा जो है मैंने वहाँ से लिया और फिर इसमें से सिलेक्ट करके स्लाइड्स बनाई हैं। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि आपने इन लेक्चर्स को बार बार सुनना है, नोट कर लेना है। और दूसरा ये है कि ये अब जो बीआर मलिक की किताब है हिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे पीपीएससी में जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ से ही कवर आपकी होती हैं लिटरेचर की, ठीक है। तो आपने जब आप बार बार सुनेंगे और साथ साथ नोट्स बना लेंगे, इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है आप देखेंगे किस इरा में क्या काम हुआ, कौन से राइटर ने किस तरह का काम लिखा और कौन से काम यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी गई है, पोइट्री भी लिखी गई है, ट्रेजेडीज़ भी लिखी गई हैं, फिर आपने लिरिकल पोइट्री भी यहाँ पर देखी है, फैबल्स भी देखी हैं। तो ये रिच पीरियड था आपके सब पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी इसमें हम फिर इसके जो आगे फर्दर प्रोसीड होगी एज उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।